बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे इंसान की मेमोरी के हवाले से कि हम किन टेक्निक्स और ट्रेनिंग्स के साथ अपनी इस मेमोरी को इनक्रीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि बचपन में हमारी मेमोरी को इन्हांस करने के लिए हमारी माएँ हमें बादाम वगैरह खिलाई करती थी। लेकिन यहाँ मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि जिस तरीके से डाइट ज़रूरी है, इसी तरीके से ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसी भी स्पोर्ट्समैन की, लाइक अ क्रिकेटर और कोई भी रेसलर है, तो वो डाइट के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं जो अप्लाई करके अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम अपनी मेमोरी को इन्हांस करना चाहते हैं तो हमें डाइट के साथ साथ कुछ ऐसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स और टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई करना होगा जिसके बाद हम अपने डिज़ायर जो रिज़ल्ट्स हैं मेमोरी के हवाले से उनको अचीव कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक ऐसे इंसान को जो कि एक मेमोरी ट्रेनर है और मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं और जो टेक्निक्स हैं वो हमें सिखाएंगे, जिसको अप्लाई करके हम अपने जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो सर हमारे साथ इस वक्त अवेलेबल हैं हमारे स्टूडियो में, वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की हुई है और उसके पीछे भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानी है जो कि हम आज इनसे पूछेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द मास्टर ट्रेनर, द वन एंड ओनली सर मोहसिन भट्टी साहब। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपकी तशरीफ़ आवरी का हमारे स्टूडियो में। अच्छा सर, स्टार्ट करेंगे हम आपके एजुकेशनल करियर से कि मुझे ये भी आइडिया है कि आप यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आपने इंजीनियरिंग की डिग्री भी की हुई है। तो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के हवाले से बताइएगा कि किस तरह इंजीनियरिंग की इंटेंशनल थी या फिर जितने इंजीनियर्स मार्केट में मेजॉरिटी हैं उनका वो एक सेम स्टोरी है। Exactly. उसके बारे में बताइएगा। देन एक मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया था एक LLB वाला, तो वो भी हमारे व्यूवर्स को बताएं वो किस तरीके से किया। जी सर। बिल्कुल ठीक हो गया। पहले तो इंजीनियरिंग पेरेंट्स का शौक था, अब्बू का शौक था कि मैं चूँकि बड़ा बेटा हूँ तो उनका था कि बच्चे इंजीनियर होने चाहिए, बेटा जो है वो इंजीनियर होना चाहिए। और माशाल्लाह हम चार भाई हैं तो 3 इंजीनियर हैं और सबसे छोटा जो वो हाफ़िज़ कुरान है। तो इसलिए इंजीनियरिंग में आ गया, जबकि ख़ुद मेरा बिज़नेस का शौक था। मैं अम्मी से भी यही कहता था कि मैंने बिज़नेस करना है, स्टडीज़ नहीं करनी। और अल्टीमेटली चूँकि एक चीज़ जिसको देखते हुए हम बड़े होते हैं वो है कि पैसा कमाना है हमने। तो मुझे लगता था कि जैसे कि हम सब ने सुना हुआ है कि जो रिस्क है या जो पैसा है वो 90% जो है वो तिजारत में है और 10% बाकी चीज़ों में। तो ये एक चीज़ कहीं माइंड में बैठी हुई थी, तो जिसको देख के लगा कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन अब अब्बू की सख्ती बहुत ज़्यादा थी, इंजीनियरिंग करनी थी तो इंजीनियरिंग कर ली। अब जब इंजीनियरिंग कर ली तो तब ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जो चीज़ एक मुझे चीज़ समझ में आई कि अगर आपने जॉब करनी है मार्केट में, जब जैसा हम देखते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर का सोचा था, कभी टीचिंग का नहीं सोचा था कि टीचिंग करनी है, और कभी गवर्नमेंट जॉब का नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। एक ही चीज़ ज़हन में थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। और वहाँ पे फिर जो चीज़ मैंने देखी अपनी स्टडीज़ के दौरान कि आपके पास साथ इंजीनियरिंग प्लस MBA होना चाहिए, मैनेजमेंट की डिग्री हो तो आप मैनेजमेंट साइड पे चले जाते हैं। तो इंजीनियरिंग से निकल आते हैं और मैनेजमेंट में चले जाते हैं। और वो बाद में 3 इडियट मूवी के बाद उसको बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इंजीनियरिंग करके MBA। लेकिन उस मूवी में ये बात थी कि वो इंजीनियरिंग करके उसने MBA किया और MBA के बाद जो वो बैंकिंग की जॉब कर रहा था। ये गलत चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास अगर इंजीनियरिंग है तो MBA ज़रूर करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप MBA ज़रूर करें ताकि आप मैनेजमेंट साइड पे जाएं। तो MBA कर लिया एंड देन उसके बाद समझ में आया कि CSS करना है। किसी ने बताया कि CSS कर लो तो उसके बाद जो है वो लाइफ आसान हो जाएगी। देन CSS किया और CSS करने के बाद जिस दिन लास्ट पेपर दे के मैं बाहर आया, देन आई रियलाइज़ कि LLB की डिग्री अगर हो देन यू कैन डू एवरीथिंग इन पाकिस्तान एंड एवरीवेयर। तो उसके बाद फिर मैंने LLB में एडमिशन ले लिया। तो बस ये जर्नी चलती रही। BZU में मैं 2008 से हूँ, एज अ लेक्चर ज्वाइन किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और टीचिंग पहले पैशन नहीं था, लेकिन जब लाइफ को समझा, चीज़ों को समझा, तो फिर टीचिंग को पैशन तो था पहले, लेकिन जब पैशन नहीं था, फोकस हो गया। और फिर उसके बाद ये सोचा कि इसमें कुछ करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि फिर बाकी लोगों के साथ के बाकी जैसे टीचर्स हैं कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, ऐसा नहीं, फिर इसमें से ढूंढना है चीज़ों को। तो पहली जो मैं चूँकि ऑथर हूँ तो पहली जो बुक मैंने लिखी थी दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन। और मेरी रिसर्च माइंड के ऊपर थी कि अल्टीमेटली हम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं गुजार रहे हैं, हमारा माइंड हमारी ज़िंदगी गुजार रहा है।
तो ये एक बड़ी चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की जो मुझे लगता है, और फिर इस चीज़ को पकड़ के मैंने आगे सारी जब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, देन आई रियली थिंक कि हम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं गुजार रहे हैं, आपका माइंड आपकी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, अब चूँकि सारे हमारे ऑडियंस जो है वो वाकिफ़ हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो आईटी का चूँकि दौर है, इसको मैं बोलता हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटली हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जिसके ऊपर आपकी सारी डिवाइसेस चल रही होती हैं। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड है, कंप्यूटर में जो है वो विंडोज़ नॉर्मली हम एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो एप्पल है उसमें मैकिंटोश होता है। तो सिमिलरली हर इंसान के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और मज़े की बात यह है कि वो 7 साल की उम्र तक इंस्टॉल हो जाता है, और उस 7 साल के बाद से लेके आज तक हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर आप ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना है, बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल नमाज है कि जब हम नमाज सीख रहे होते हैं तो हम कॉन्शियसली एक एक चीज़ को सीख रहे होते हैं। और जब आज हम एक्सपर्ट हो गए नमाज़ पढ़ने में, तो जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं तो बिल्कुल सारी नमाज पढ़ लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अनकॉन्शियस पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली, अनकॉन्शियस या उसको सबकॉन्शियस, कि आपका माइंड आपको वो चीज़ को पढ़ लेता है। लेकिन असल सवाल ये है कि भूले क्यों नहीं, क्यों हमने सोचा नहीं कि इसके बाद मैंने क्या पढ़ना, लाइक मालिक यौमिद्दीन, इसके बाद मैंने क्या पढ़ना है, कभी नहीं सोचा, फ्लो में पढ़ लेते हैं। तो वो पढ़ लिया क्योंकि हमारा माइंड ने वो चीज़ सीख ली थी। इसी तरीके से जब आपका माइंड सीख लेता है, फिर आपके माइंड को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी गुजारेगा। अब समझने वाली बात यह है कि जो कुछ मैंने बचपन में सीखा है, क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो हमें वो रिजल्ट फिर मिलने चाहिए, अगर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बचपन में हमने ऐसी चीज़ें सीखी हुई हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी ने बचपन में नमाज गलत याद कर ली, खुदा न खास्ता, तो वो सारी ज़िंदगी गलत पढ़ता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं नमाज गलत पढ़ रहा हूँ। अगर कोई तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो सवाब है वो नीयतों पर रखा हुआ, वर्ड्स पे नहीं रखा हुआ। तो सिमिलरली, लेकिन गलत तो चीज़ गलत है। इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके इंस्टॉल्ड चीज़ें हैं, वो सही हैं या नहीं सही हैं। अगर नहीं सही है तो उनको सही करने की जरूरत है, उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है। और चूंकि जैसे विंडो करप्ट हो जाती है, किसी भी न्यू वर्जन आ जाता है, न्यू वर्जन आ जाता है, तो इसी तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट होता है। हम लोगों की बातें सुन के, जिसमें सबसे जो बड़ी मिसाल है वो नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव लोगों का क्रिटिसिज्म है। वो जैसे हमें कोई बात करते हैं तो हम अच्छे भले मोटिवेटेड होते हैं, एक बात सुनते हैं और सारा कुछ जीरो हो जाता है। तो उन चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर हमारी मेमोरी भी एक्सटेंडेबल है, वो तो है ही, अनलिमिटेड है ना, हम तो यूज़ ही नहीं कर पाते। Exactly. तो अभी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितना आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने सेमिनार किया था फूड साइंस में, तो वहाँ पे इस पर मैंने कभी गौर नहीं किया था। तो उसमें उन्होंने बताया, जो चेयरमैन थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि न्यूटन ने सबसे ज़्यादा, आइंस्टाइन ने सबसे ज़्यादा जो है वो माइंड का यूज़ किया, उसने 8% किया था। और अभी तक हम जो है नॉर्मली 1 या 2% जस्ट माइंड को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब 92% तो अभी भी अनयूजेबल हैं चीज़ें। तो मेमोरी इज़ नॉट समथिंग के कोई हार्ड चीज़ है कि फॉर एग्जांपल 10 किताबें रख दें तो आधी मेरी मेमोरी फुल हो गई है। मेमोरी तो अनलिमिटेड है। इसको बोलते हैं विजुअल मेमोरी, कि आप आंखें बंद करें पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आप यहाँ से बैठे बता सकते हैं आपका घर का रोड कौन सा, आपके इवन के रूम में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। तो वो सारी विजुअल मेमोरी है। तो एक जो सबसे बड़ा टैग हमने लगाया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो कुंज़ेन है या उसकी मेमोरी कम है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज गुड और बैड मेमोरी, देयर इज़ ऑलवेज ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड मेमोरी। तो अगर ट्रेनिंग दे लेंगे तो आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। तो वहाँ से माइंड से फिर जब मैंने टीचिंग में को फोकस किया, तो वहाँ से फिर मुझे समझ में आया कि एजुकेशन में जो सबसे बड़ा एक इनविजिबल गैप है वो हमारा मेमोरी का है, कि हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। अब तीसरी चीज़ जो स्किल है वो याद करना है, वो नहीं हम सिखाते बच्चे को याद कैसे करना है। और याद करने के लिए वही 2 स्किल्स पे हम फोकस करते हैं कि इसको बार बार पढ़ो या लिखो, आपको याद हो जाएगा। अब वो बच्चा पढ़ता भी है, लिखता भी है, एग्जाम में जाके फिर भूल जाता है, फिर हम उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि आप कुंज़ेन हो, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि क्यों पढ़नी। अब उसी बच्चे को, बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसी बच्चे को आप कोई ड्रामा दिखा दें, आपको मूवी दिखा दें, वो एज इट इज़ आपको सुना देगा, और 10 दिन बाद, क्या पूरे 1 साल बाद भी सुनेंगे तो उसे याद रहेगी। तो वो चीज़, अब मज़ेदार बात क्या है कि उस मूवी को उसने याद नहीं किया, ना याद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे याद हो गई। लेकिन वो सबक जिसको पढ़ना चाह रहा है, याद करना चाह रहा है, वो उसे याद नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गैप है, और उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली चूँकि मैं ट्रेन करता हूँ और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं हुआ कि जिसने मुझसे ट्रेनिंग ली हो और वो कभी भूल गया हो। जी, मुझे मैं आप पहले भी बता चुका हूँ कि जो लास्ट आपका सेशन मैंने लिया था, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में अब मैं अपने पोतों को भी याद करवा सकता हूँ, वो नहीं भूलेंगे मुझे। तो अब बेसिकली सम टेक्निक्स, वही कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जिनका लोगों को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। बेसिकली आज इस प्रोग्राम में आपको बुलाने का जो हमारा मकसद है वो भी यही है कि हम अपने व्यूअर्स तक
इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पहुंचाएं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ना सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग और मेरी उम्र के जो दरमियानी उम्र के लोग हैं, तमाम को इस तरह की ट्रेनिंग्स पे अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए ताकि वो अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सके, क्योंकि हमें अपनी यादाश्त की तो शुरू से लेके एंड तक हमें उसकी ज़रूरत रहती है और इन ट्रेनिंग्स पे हम लोग काम नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक बड़ा फनी सा जो एक क्वेश्चन मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने LLB किया, जैसे आपने बताया कि आप BZU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने 2008 में आई गेस आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद दरमियान में एक पैच था जब वो कंफर्मेशन और एक इस तरह का सिनेरियो था, फिर आपने LLB को परसू किया आपने। तो वो जरा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि वो उसके LLB के पीछे क्या एग्जैक्टली मोटिवेशन थी। उसमें ये होता है कि कई दफ़ा आप इनिशिएटिव ले लेते हैं लेकिन बाद में ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या ज़रूरत है। इसी से सिमिलरली LLB जब मैंने स्टार्ट किया तो जोश में स्टार्ट कर लिया, एडमिशन भेज दिया। अब जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे एग्ज़ाम के दौरान लगा कि मैंने एक्स्ट्रा बर्डन लिया हुआ ना, तो मैंने 5 पेपर दिए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए ना, तो मैंने उसे छोड़ दिया कि नहीं करना। बट अल्टीमेटली बाद में यूनिवर्सिटी के साथ थोड़े मैंने परमानेंट होना था बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल्स, लेकिन मैं नहीं हो रहा था। तो मैं जब खुद कोर्ट में गया देन आई रियलाइज़ कि मैं तो खुद LLB कर रहा था, तो वहाँ से फिर दोबारा मोटिव मिला कि नहीं इसको स्टार्ट करना है। और वो मैंने फिर यानी कि पहला फर्स्ट ईयर तब मैंने 3 इयर्स वाला LLB किया था, तो जो कि पहले चलता था होपफुली ख़त्म हो गया। तो उसमें फर्स्ट ईयर में मेरे 5 पेपर पास थे और बाकी 2 पेपर पे मैंने सप्ली में दिए। एंड देन थर्ड जो सेकंड ईयर था वो फर्स्ट फ्लो में और थर्ड ईयर भी फर्स्ट फ्लो में क्लियर कर लिया। बेसिकली बाद में आपको मोटिवेशन मिल गई ना, मिल गई। हाँ, पहले वो सिर्फ एक स्मूथ चल रहा था, बाद में मोटिवेशन मिल गई। तो देखें ना, ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि अगर आपको ज़रूरत है और आप मोटिवेटेड हैं तो आप फिर इंजीनियरिंग के बाद आप जो है ना LLB भी कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सर मोहसिन भट्टी साहब से मज़े की बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सवालों का दोबारा से सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आज जिस तरह हमारे मेमोरीज़ वगैरह के हवाले से हम जैसे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स हैं, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हमारे पास डिफरेंट फ़ोन्स है जिसमें मेमोरी 1 टेराबाइट तक हम पहुंच गए हैं। और इवन अब तो अगर मेमोरी की बात की जाए तो फेसबुक और इवन गूगल बैकअप या एप्पल बैकअप भी आपको बता रहा होता है कि साल पहले आप यहाँ थे या 2 साल पहले आप यहाँ थे। तो इस तमाम चीज़ों में आप क्या समझते हैं कि हमें क्या अपनी मेमोरी को इन्हांस करने की ज़रूरत है, या फिर हमारे पास गैजेट्स हैं और उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, अगर आपने कोई चीज़ याद रखनी है आप अलार्म लगवा लें, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि जी रिमाइंडर का अलार्म लगा लिया। तो इस दौर में आप क्या समझते हैं कि जो हमारी मेमोरी है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और उसको बढ़ाने के लिए हमें क्यों एफर्ट करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल दानियल। पहली चीज़ तो ये है कि मेमोरी के बारे में कहा जाता है मेमोरी इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग, कि आपको कोई चीज़ याद होगी तो आप कोई काम कर सकते हैं। जैसे हम नमाज में ले लें, नमाज याद होगी तो पढ़ेंगे। नो डाउट मेमोरी है, गूगल के पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बट जब मैं खुद भी ये सोचता था, नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हम बच्चों को रट्टा लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ट्रेन किया, वहाँ पर जब मैंने बच्चों को देखा, जो वो बच्चे मेरे पास आते थे अल्टीमेटली वो मेमोरी के लिए आते थे ना। तो अब एक बच्चे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही मेमोरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चलना, उठना बैठना हर सब चीज़ें सीखता है, बट वो दिमाग को तेज़ करना कहाँ से सीखेगा। इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि आपका जो भी पार्ट ऑफ बॉडी जो है उसका इस्तेमाल अगर आप छोड़ देंगे तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लाइक ये डार्विन की थ्योरी थी और अल्टीमेटली आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक अपने लेफ्ट हैंड को मतलब स्टिल कर दें, उसके ऊपर उसके साथ कोई काम ना करें, तो अल्टीमेटली वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली माइंड भी आपका अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो लोग भी तो अपने बच्चों को चीज़ें याद करवा रहे हैं और अल्टीमेटली आपने ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सीख लिया, लेकिन आप हर दफ़ा गूगल तो खोल के नहीं बैठेंगे कि जी मैंने ये काम करना है। मोबाइल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो भी आपका रिक्वायर्ड गैजेट है वो नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब फिर तो आप ब्लैंक है टोटली। तो मेमोरी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर मेरे ख्याल में आप लाइफ ही नहीं जी सकते। वो तो फिर वही गजनी वाली बात हो जाएगी कि अब उठते ही सुबह जो है वो अपना नाम भी आपको याद ना हो। तो मेमोरी हमेशा से ज़रूरी है और इसके ऊपर, और सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में
इस चीज़ को समझना, क्योंकि अगर हम सिर्फ इंडियंस की बात करें तो इंडिया में आपको बहुत सारे मेमोरी ट्रेनर्स मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान में ये मेरा पहला इनिशिएटिव था कि बच्चों के मेमोरी के ऊपर काम किया जाए। और मैं तो खुद चाहता हूँ बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए हैं, क्योंकि अभी तक तो मार्केट ज़ीरो है और कोई भी नहीं है, आप ऑल इन ऑल हैं, तो आपको सीखना चाहिए कि हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स एंड हाउ कैन वी मेमोराइज द थिंग्स टू द स्टूडेंट्स, ताकि उनका जहन तेज़ हो सके। और जहन का तेज़ होना मेमोरी पर डिपेंड नहीं करता कि हमने बता दिया कि फॉर एग्जांपल किसी को अगर नंबर ज़्यादा हैं तो वो ज़हीन है, हाँ, जबकि जहानत का मेमोरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेमोरी इज़ आर्ट, तो एक आर्ट है, अगर आपको वो आर्ट आता है तो आप क्विकली चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। अगर वो आर्ट नहीं आता तो बस फिर आप किताब लेके बैठे रहेंगे और फिर ये खुद की किस्मत को सोचते रहेंगे। क्योंकि जब मैं सेमिनार करता हूँ मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको कम जहन दिया है या ज़्यादा दिया है, तो सबका जवाब यही होता है कि बेस्ट जहन दिया हुआ ना। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम कितना यूज़ करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि क़यामत वाले दिन हम कहें कि अल्लाह में जी मेरे दोस्त को ज़्यादा जहन दिया था, वो तो ज़्यादा पढ़ लिख गया, वो ज़्यादा बड़ा बन गया तो मैं पीछे रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबके पास एक जैसा जहन है, बस हम इस्तेमाल कितना करते हैं। और स्पेशली कि जो प्रॉब्लम्स हमने अपनी लाइफ में अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन फेस किए हैं वो हमारे बच्चे फेस ना करें, उनको ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, और अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अगर आप मेमोरी इंप्रूव करेंगे तो। बेसिकली मेमोरी और जहानत का जो हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं, इसको हम इस तरह भी एग्जांपल दे सकते हैं, जस्ट लाइक एक जैसे हमारी फ़ोन की मेमोरी है वो जीबीज में है, 128 GB 256 GB, और जबकि जहानत की बात करें तो वो हमारा प्रोसेसर है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है। अगर हम अपने CPU में बेशक 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगा ले, लेकिन हमारा प्रोसेसर जो है वो P2 का है या P4 उस ज़माने का है, तो वो मेरे ख्याल में कोई मिसमैच सी चीज़ें होंगी और वो उतना जो है ना आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स उससे नहीं मिल सकेंगे। ऐसे ही। और इसको मैं थोड़ा सा अगर आपकी बात में ऐड ऑन करूं कि कितना काम ले रहे हैं आप, एक आपका फॉर एग्जांपल 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, सिस्टम पड़ा हुआ, लेकिन आपने कभी यूज़ नहीं किया, तो वो यूजलेस है चीज़। लेकिन आपके पास कम स्पेस है, आपको कम चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी तरीके से ना, जैसे हम एप्पल का फ़ोन, जस्ट लाइक हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको वो पुराने बटनों वाले, हम वो एप्पल का जो है 15 Pro Max उनको दे दें, तो जाहिर है उनको उन चीज ऑप्शंस का उनको नहीं आइडिया होगा। वो जाहिर है जो यूटिलाइज कर सकता है उसके लिए ही वो जरूर है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट सर आपने रेस किया कि इसकी भी इक्वली ज़रूरत है। अच्छा सर, कुछ लाइट से क्वेश्चंस आपसे करेंगे, ठीक है? ये तो एक जो आप प्रोफेशनल चीज़ें हैं ये तो चलती रहती हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं सर आप? देसी या कोई इटालियन, थाई? देखिए, हॉस्टल लाइफ जो बच्चा होता है ना वो कुछ भी खा लेता है। हाँ जी, तो चूँकि मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं खाना, तो शुक्र अल्लाह पढ़ के खा लेता हूँ। लेकिन फेवरेट की बात करें तो नॉर्मली जो पुलाव है वो फेवरेट है। चिकन पुलाव? नहीं, मटन पुलाव। मटन पुलाव, तो मटन लवर हैं आप? फूड लवर के, हाँ फूड लवर हूँ, लेकिन अब चूँकि अब डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। तो लेकिन मौका मिले तो फिर ज़ाया नहीं करता। ज़ाया नहीं करता। ये अच्छी बात की मौका तो पाकिस्तानियों में जिसको भी मिलता है तो वो मौका कोई भी ज़ाया नहीं करता। अच्छा सर, इसी तरह अगर मैं बात करूँ, मूवीज़ देखना पसंद करते हैं या कोई ड्रामा सीरियल्स जैसे हमारे चल रहे होते हैं तो उस पे अपना टाइम लगाना ज़्यादा फोकस रखते हैं? ड्रामा तो बिल्कुल भी कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? हाँ जी। कोई एक ड्रामा भी जिंदगी में नहीं देखा, या कोई एक दो ऐसे ड्रामे हो जो बड़े अच्छे आपने देखे हों? नहीं, अगर किसी ने रिकमेंड किया ना कि ये ड्रामा देना, उसकी भी एक दो अगर जैसे होते हैं किस्तें देख ली, एपिसोड्स देख लिए, लेकिन ऐसा नहीं मुकम्मल कंप्लीट नहीं कभी किया। जैसे पिछले दिनों था वो पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर ड्रामा था, खैर वो उसके बारे में मुझे कहा, लेकिन वो भी मैं पूरा नहीं देख सका। मुझे लगता है कि दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम व्हाई आई एम लुकिंग एट दैट। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट उन चीज़ों की तरफ आया ना, तो उसमें एक चीज़ था कि टीवी पे आपको वो चीज़ दिखाई जा रही है जो वो चाह रहे हैं आप देखें, और आपके पास चॉइस नहीं है कि आप क्या देखें। तो इसलिए फिर टीवी देखना बिल्कुल ही बैन कर दिया मैंने लाइफ में कि टीवी नहीं देखना। हाँ, मूवीज़ हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारी मूवीज़ देखी, अब टाइम कम मिलता है। अब ये है कि रिकमेंडेड मूवीज़ देखता हूँ कि जो स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड हों। तो चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप में आया, स्टार्टअप मैंने जैसे कि मैंने विन किया अपना, तो फिर उसके बाद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो फिर अब बिजनेस मूवीज़। लास्ट कौन सी है सर मूवी आपने देखी है? अभी रिसेंटली मैंने रॉकेट सिंह देखी है, वो भी रिकमेंड की गई थी। रॉकेट सिंह इंडियन मूवी है। उसमें बेसिकली वो एक आइडिया था कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए वो मूवी देखी। सीजन्स वगैरह का भी शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मूवीज़ का। और मूवी ज़्यादा रिकमेंडेड? हाँ, एक जो भी हो, हॉलीवुड बॉलीवुड, जो भी हो चलेगा। जी हाँ, जो अच्छी मूवी है किसने रिकमेंड कर दी तो वो देखता हूँ, अदरवाइज टाइम ही बहुत कम होता है ऐसी मूवी। यूनिवर्सिटी और देन बाकी चीज़ें जी चलें। अच्छा सर, हम आते हैं बैक टू आवर मेन पार्ट।
हमारे जो नौजवान नस्ल है, इवन उसके साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आपका ये जो कोर्स है, ये पहले फोकस जो है, फोकस करना चाहिए पेरेंट्स को, उनको इसकी जो नीड है, इसकी जो ज़रूरत है उनके बच्चों के लिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए कि आज के दौर की बड़ी अहम ज़रूरत है। और मैं तो ये समझता हूँ कि एटलीस्ट जो मैट्रिक लेवल के हमारे स्कूल्स हैं, मैट्रिक या जो इंटर लेवल के कॉलेजेस हैं, वहाँ इसको एज अ सब्जेक्ट इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि देखें जितने भी बाकी कोर्सेज हैं वो सारे इस पे डिपेंडेंट करते हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स या आपको बायोलॉजी आपने याद करनी है, आपने मेमोराइज करनी है, तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको आप अप्लाई करके इजीली आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जो स्कूल्स वाले हैं उनको इसमें बड़ा पार्ट लेना चाहिए। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे व्यूवर्स हम देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके लिए आप एक मैसेज दें ताकि उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि हाउ दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर चाइल्ड्स और इवन फॉर देम आल्सो। सो थैंक यू, बताइएगा। बिल्कुल, पहली चीज़ तो पेरेंट्स के लिए, और जनरली मैं बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझ लें कि एजुकेशन इज़ द प्राइमरी थिंग। तो मैं हमेशा सेमिनार्स में बोलता हूँ कि 1857 में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कहा था कि अगर आपने मुसलमानों को तरक्की करनी है तो एक ही चीज़ उनको चाहिए, दैट इज़ एजुकेशन। तो आज भी वो फार्मूला अप्लाई होता है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपने अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल से बाहर निकलना है, फैमिली में कुछ करके दिखाना है, तो एक ही चीज़ आपको ऊपर लेके जा सकती है, दैट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन तो प्राइमरी चीज़ है, इससे डिनाई नहीं हम कर सकते मोस्टली। अब और दूसरा जो नेगेटिव चीज़ ये हुई कि हमने एजुकेशन को ना बिजनेस अर्निंग का जरिया बना लिया कि कितनी आपके पास डिग्री है तो आप अर्न कितना कर रहे हैं। डिग्री का और अर्निंग का कोई आपस में ताल्लुक नहीं, जैसे मेमोरी का और एजुकेशन का कोई आपस में ताल्लुक नहीं ना, वो डिफरेंट चीज़ है। सिमिलरली पैसा कमाने का आर्ट है, तो वो नौजवानों के लिए जब मैं मैसेज दूंगा फिर बताऊंगा कि पैसा क्या चीज़ है। पैसा कमाने का आर्ट है। डिग्री आपको जो बेसिक हमारा जो मोटिव होना चाहिए था पढ़ने का या एजुकेशन का, वो बड़ा इंसान बनना होना चाहिए था। हम मॉरल वैल्यूज़ को हमने छोड़ दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कायदे आज़म बड़े इंसान थे। अब इसका मतलब ये नहीं था उनके पास कोई PhD की डिग्री नहीं थी, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं, बट अल्टीमेटली जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की उसका मतलब था बड़ा इंसान बनना। और बड़े इंसान का मतलब ये होता है ताहयात जिंदा रहना। तो हमारा अगर मोटिव ये होगा कि हमने ताहयात जिंदा रहना है तो उसके लिए पढ़ना है। फिर दूसरी चीज़, अब एजुकेशन में अल्टीमेटली आपने जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, तो अगर आपने डिग्री ऐसी ली है जिसमें आपके CGPA अच्छा नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है, या आपने बस पास कर लिया है, तो फिर उस एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है। तो वैसी एजुकेशन ही लेनी। अगर आपने पढ़ना है तो फिर वो दिल लगा के पढ़ने वाली बात है कि आपने दिल से पढ़ना है ताकि आपने बाकी कुछ करके दिखाना है। तो पेरेंट्स के लिए, और अब थोड़ा सा मेरे लिए ना समझाना भी पेरेंट्स को भी आसान हो गया, क्योंकि अगर हम हायरार्की देखें ना, तो जो हमारे फोर फादर्स थे वो इतना पढ़े हुए नहीं थे। तो उनकी जितनी हिम्मत हुई उन्होंने हमारे पेरेंट्स को उतना पढ़ाया। तो अगर हम अपने पेरेंट्स के हवाले से देखें तो मैट्रिक, FSC या BSc तक वो थे, एंड देन फिर उनकी यही कोशिश रही कि हमारे बच्चे, अब हम उनसे ज़्यादा, मसला आप इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारे जो एज फेलोज हैं वो सारे अच्छा पढ़े होते हैं। अब हम जब पढ़ लिया ना, अब हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि इर्तिकाई मौलाना, अब हम सोचते हैं कि अब हम इतना पढ़ लिया, अब हम आगे अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो कैसे, मतलब इससे ज़्यादा हम क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को ना, कि तो उसमें अब आपको समझने की, लाइक इसको मैं बोलता हूँ यंग पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि जिन मसाइल से हम गुजरे, लाइक आप सोचें बैठ के क्लासरूम में बैठे होते 10th में या 9th में, बोर्ड का पेपर है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे याद हो जाए, और पेपर की तैयारी करके गए हैं, फिर भी रिजल्ट वाले दिन नंबर नहीं आए और डांट पड़ी है टीचर से या पेरेंट्स से, तो इसका मतलब है कि आपका तो कसूर नहीं था। देखें ना, तो आपको समझ में आ गया कि आपका कसूर नहीं था, क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया था कि याद कैसे करते हैं। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो मसाइल हमें दरपेश थे अपने एजुकेशन में, तो उन मसाइल में से सबसे बड़ा मसला ये था कि हम भूल जाते थे, और उसके आपको सोल्यूशन पता चल गया कि ये हमें सिखाया नहीं गया था। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को वो स्किल सिखाएं जिनकी मदद से बच्चे ईजिली चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो पहले पेरेंट्स को सबसे पहले, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आना, मैं हमेशा जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि गूगल, यूट्यूब इतना बड़ा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ से मैंने खुद भी वहाँ से सीखा है, कोर्सेज भी किए, बट अल्टीमेटली स्टार्ट तो मैंने वहीं से लिया कि सबसे पहले मैंने YouTube पे देखा, अच्छा कोई ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। आप जस्ट किसी एक मेथड को पकड़ें, इंप्लीमेंट करना शुरू करें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो आप YouTube पे जाएं, गूगल करें हाउ टू मेमोराइज, हाउ आवर माइंड मेमोराइज इन्फॉर्मेशन, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। बस उसको इंप्लीमेंट करें, वो जो टेक्निक बताएं उनको फॉलो करें, और अल्टीमेटली अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो माइंड वर्कशॉप
मेरा जो स्टार्टअप है, तो उस गूगल करें माइंड वर्कशॉप, तो आपको मेरे प्लेटफॉर्म्स और मेरी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और स्पेसिफिकली अगर आप बुक या कोई भी PDF चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.mindworkshop.pk। वहाँ पे फ्री डाउनलोड्स में मैंने दो बुक्स रखी हुई हैं। पहली है पढ़ना आसान है, वो बेसिकली मेरा एक इनिशिएटिव था कि पढ़ना आसान है, हम बच्चों को बताएं कि पढ़ना आसान है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ज़हन में यही है कि पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, तो उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है। एंड दूसरी है कि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसम मेमोरी। तो इन 2 बुक्स को आप पढ़ लें तो आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो असल चीज़ है कि आप फोकस लेके जाएं वहाँ पे कि ये ज़रूरत है और ये वो चीज़ है जो सिखाई नहीं गई है। मोस्टली ये चीज़ है। तो ये पेरेंट्स के लिए है कि जो मसाइल उनको खुद स्टडीज़ में थे वो बच्चों के लिए नहीं होने चाहिए। पैसा कमाने की आपने बात की जी, दरमियान में बात हो रही थी, पैसा कमाना एक आर्ट है। ऐसे ही। पैसे कमाने के हवाले से क्या आपकी है? कुछ लोग कहते हैं जी मनी इज़ नथिंग, पैसा ज़रूरी नहीं है। मेरी भी कुछ इससे इख्तलाफ है थोड़ा सा। आपकी इस हवाले से क्या राय है कि पैसा क्या लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, नहीं रखता, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कुछ लोग बिल्कुल डिनाई कर लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है? तो इस हवाले से बताइए। हाँ, पैसे के हवाले से मैंने ना चॉकलेट एक मूवी है इंडियन, बहुत पहले यूनिवर्सिटी लाइफ में देखी थी, तो उसमें एक लाइन थी, वो कहता है, उसमें वो कहता है कि पैसा भगवान नहीं होता लेकिन भगवान से कम नहीं होता। इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग। ज़बरदस्त, ये मैं मूवी देखूंगा, लाजमी देखूंगा। तो ये अब मुझे ना मूवी भी एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये लाइन वो मुझे याद रही। देन आई रियलाइज के पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, और मैं बच्चों से कहता हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि मैंने पैसा नहीं कमाना। ये डर के नहीं कहना कि मैं अगर आपसे पूछें, कोई आपसे पूछे कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, उसको खुल के बताएं मैंने पैसा कमाना है। तो इसको मोटिव बनाएं कि मैंने पैसा कमाना है, और हर टाइम सोचें कि हाउ कैन आई मेक मनी। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो ये चीज़ें में सिखाई गई हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, या दूसरी चीज़ जो नेगेटिव थॉट होती है कि जिसके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो उसने कोई ना कोई गलत काम किया होगा, या हम किसी को देखते हैं तो हम इसे कहते हैं इसको क़यामत वाले दिन पता चलेगा। पाकिस्तान में एक ये ट्रेंड है ना जिसके ओवरऑल तो इस तरह का नहीं, अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में भी जाएं तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब और हजूर सल्लम को देख लें, 25 साल की उम्र में वो अरब के अमीर शख्स थे। तो ये हाँ एग्जैक्टली, हाँ उनकी जो सारा बिजनेस उनको मिला। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज़ें दिखाई, हमें उनकी उस तरफ फोकस किया गया जो कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, या वो देखें पैसा कमाना इज समथिंग डिफरेंट और फिर लोगों को देना इज समथिंग डिफरेंट। तो अब आपके पास होगा तो देंगे ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमें कहा जाता है ना कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा क़यामत वाले दिन ज़्यादा हिसाब होगा, तो मैं कहता हूँ हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा खुश हो वहाँ पे, क्योंकि नहीं पता हमें क्या होने वाला है। तो हो सकता है जिनके पास जहाँ पे ज़्यादा पैसा है वही वहाँ पे ज़्यादा खुश जो है हैप्पी हों लोग। लाइक आपके पास ज़्यादा पैसा है, एटलीस्ट आप हर माह उम्रे पे जा सकते हैं, लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज द मनी। एग्जैक्टली, लेकिन हमने क्वेश्चन मांगना मनी अर्निंग पे लगा दी कि पैसा नहीं कमाना। अगर तो पैसा खुल के कमाएं, जी भर के पैसा कमाएं, फिर आपके ऊपर यूटिलाइजेशन है कि आप हैं कि आप फिर आता है कि हाउ यू कैन सर्व द कम्युनिटी, कि आप कम्युनिटी को सर्व करें और वो काम करें। और पैसा कमाने के हवाले से जो मसाइल हैं बच्चों को, तो उसमें मैंने ये जो मेरी बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन, इसमें मैंने बेसिकली 7 लॉज, नेचुरल 7 लॉज आइडेंटिफाई किए थे कि अगर आप के पास कोई भी चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, तो अगर आप कानून कुदरत पे अमल नहीं कर रहे तो वो चीज़ आपको हासिल नहीं होगी। तो हम बेसिकली ना यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हैं। एक तो हम लोग इजी मनी की तरफ चले गए कि आप जो एडवर्टाइज देखते हैं कि 1 महीने में लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट वो कोई चीज़ नहीं है। तो बेसिकली पैसा एक आउटकम है, और आउटकम से पहले आपको एक प्रोसेस चाहिए होता है। लाइक जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है तो उसका प्रोसेस क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको 4 साल वहाँ पे गुजारने पड़ेंगे, आपके हर सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, इन द एंड आपको जो है वो एक डिग्री मिलेगी। सिमिलरली आपने पैसा कमाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक आइडिया चाहिए। और आइडिया के लिए मैं बोलता हूँ बच्चों को कि आइडिया कैसे आता है। आइडिया लाइक सोचें क्या चीज़ चाहिए, जैसे हम अक्सर इंजीनियरिंग में बैठ के सोचते थे कोई यूनिक चीज़ डिज़ाइन करते हैं। अब क्या चीज़ डिज़ाइन करें, सब चीज़ तो पहले अंग्रेज़ों ने बना दी है, अब हम क्या बनाएं। तो फिर पैसे के वाले से मेरे ज़हन में जो आइडिया आया कि आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, आपको क्या मसला है। जो प्रॉब्लम आपको है वो दुनिया में 80% लोगों को है, लेकिन मेमोरी जो है वो मेरा अपना मसला था। जब मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया एंड देन मुझे लगा कि तो हर किसी का मसला है। सिमिलरली जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, तब आपको उसका सोल्यूशन आपने दे दिया, दैट इज़ योर अर्निंग मनी प्रोसेस, कि वो आपका प्रोसेस होगा। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे
कोई भी कम्युनिटी को सर्व करना। बेसिकली पैसा कहाँ से आता है, कोई सर्विसेज आपने देनी है, आइडिया आपने क्या सोचना है कि आप क्या लोगों में सर्व कर सकते हैं। जिस दिन आपको ये चीज़ मिल गई उस दिन आप जो है वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और फिर उसमें जो 7 लॉज के ऊपर जो मैंने बात की थी, ये पहला लॉ है प्रोसेस एंड आउटकम वाला। देन सेकंड है लॉ ऑफ लर्निंग, कि आपने सीखना है। पेशेंस, लॉ ऑफ पेशेंस, सब्र। हमें सब्र का मतलब क्या बताया गया है कि बस हाथों पे हाथ रख के बैठ जाना, दैट इज सब्र। सब्र ये नहीं होता। सब्र ये होता है कि आपको टाइम पीरियड पता हो कि कितनी देर में पैसा आने वाला है। लाइक लोग आज फॉर एग्जाम्पल आपने शॉप ओपन की और आपको लगता है कि सुबह ही जो है वो पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस का मतलब ये है कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्थ की काउंसलिंग करता हूँ कि आपका वेट आपने रिड्यूस करना है, तो आपको पता हो कि 10 किलो वजन जो है वो 3 महीनों में रिड्यूस होता है। ऐसा नहीं 2 दिन जिम में जाएं और देखें जी मेरा वजन रिड्यूस नहीं हो रहा तो अब छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो पेशेंस का मतलब है आपको वो टाइम कैलकुलेटेड है आपका। जैसे इंजीनियरिंग में है 4 साल, अब ये पेशेंस टाइम है कि 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में रहना है तो डिग्री मिलेगी। तो आपको ये पता होगा जो आप प्रोसेस लगा रहे हैं उसका पेशेंस टाइम क्या है। फिर लॉ ऑफ लर्निंग है, आपने सीखना है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ फोकस है, क्या फोकस रहें। ऐसा ना हो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और घूम रहे हैं, देन आपको कभी भी वो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। एंड इन द एंड लॉ ऑफ एक्शन है कि आप एक्शन लेना जरूरी है, सिर्फ सोचते नहीं रहना, एक्शन भी लेना है, क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे तो फिर भी वो फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अच्छा, ये पैसे के हवाले से भी बात हो रही थी, जो पहला आपने पॉइंट उसमें से निकाला कि अपॉर्चुनिटीज़, मुश्किलात क्या है मार्केट में। बेसिकली अगर मैं एक जगह बैठा हुआ था तो हम यही सोच रहे थे, एक वीडियो भी मैंने देखी कि जो लोगों की मुश्किलात हैं आप उसका सोल्यूशन निकालें और उससे आप पैसा बनाएं। वो उसमें एग्जांपल दी कि मोटीन, अगर मच्छर ना होता तो मोटीन का इतना बड़ा कारोबार ना होता, इतना बहुत बड़ा बिजनेस ना होता। तो पाकिस्तान में तो हम वैसे इतने मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो हमने किसी भी एक छोटी सी हमारा जो है उसका मुश्किल का जो भी है उसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करें और आप पैसा बनाएं। जस्ट लाइक आप मेमोरी ट्रेनर हैं, मतलब एक बिल्कुल यूनिक सा सब्जेक्ट है और कोई और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब तक आप रहेंगे यू आर द पायनियर। और उसके बाद जाहिर है जिसको ये चीज़ समझ आ गई तो उसने सबसे पहले जिससे रब्ता करना है वो मोहसिन भट्टी होगा। तो दैट्स द रीज़न कि अगर आप कोई यूनिक आइडिया लाना चाह रहे हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं वो मतलब पूरी दुनिया में यूनिक हो, लेकिन आपकी जो मार्केट है, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है, वहाँ अगर वो यूनिक है तो यू कैन अर्न मनी। हाँ, फिर वही यूनिकनेस को बाहर नहीं ढूंढना कि बाहर के ढूंढोगे यूनिक आइडिया, अंदर चेक करें कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे किस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, सुस्ती है, सुबह नहीं उठा जा रहा है। सोल्यूशन दें लोगों के, वो सुबह कैसे जल्दी उठते हैं, उससे अपना भी फायदा होगा और आप सबसे पहले फायदा ही अपना होगा। हाँ, क्योंकि अगर आपको अपना फायदा नहीं हो रहा और आप लोगों को बेच रहे हैं, जैसे मोटिवेशन बेचारी क्यों फेल हो गई क्योंकि वो उसे लगा कि सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना। असल ये चीज़ नहीं है, ये है कि आप खुद को सोल्यूशन दें और अल्टीमेटली वो सब लोगों के लिए सोल्यूशन होगा। तो ये ज़्यादा प्राइमरी चीज़ है। और दूसरा कि देखा देखी ना काम करेंगे, एक बंदा ये काम कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए, मैं भी इसे पैसा बना सकता हूं, मैं भी इसे पैसा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपने उसमें उतनी मेहनत कर ली जितनी उस बंदे ने की हुई थी, देन तो है कि आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप देखा देखी गए हैं कि अच्छा 1 महीने में 1 लाख रुपये मैं कमा लूंगा, वो तो कमा रहा था 12 घंटे काम करके और आपने सिर्फ पढ़ लिया कि इसने 1 लाख रुपये महीने कमाया और वो 12 घंटे काम नहीं किया, तो अल्टीमेटली आप नहीं कमाएंगे। तो देख के ना जाए, खुद की जिसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस जो होती है चीज़ के, आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है एंड देन ऑनवर्ड चीज़ों पे जाना। ज़बरदस्त। अच्छा सर, वैसे तो हम बहुत सारी बातें अपनी नौजवानों के लिए कर चुके हैं, बट एट द एंड मेरा एक क्वेश्चन होता है, एक वन लाइनर हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहें, क्योंकि मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि खुश रहेंगे तो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे। अगर आप परेशान रहेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो मुझे भी लगता है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे खुश रहने के लिए। तो मैं अक्सर बच्चों से भी कहता हूँ और मैं खुद भी जहाँ भी कहीं सेमिनार करता हूँ तो मैं अगर सवाल करता हूँ कि क़यामत वाले दिन ना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि बताओ मोहसिन दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजरी, तो मेरा आंसर क्या होगा? एक सवाल है ना, क्या आपका आंसर क्या होगा? तो मैं क्या कहूँगा कि या अल्लाह बहुत बुरी ज़िंदगी थी, पाकिस्तान में पैदा हो गए, पाकिस्तान में पैदा हुआ, इतने सारे मसाइल थे, तो कैसी वजह? तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे इसको तो मैंने अपना नायब बनाया था, ये तो अशरफुल मखलूकात मैंने बनाया इंसान को, और ये कह रहा है मैंने किस चीज़ की कमी, पूरी कायनात मैंने इसके लिए मुसख्खर की हुई थी। तो यहाँ से फिर मैंने जो कोई टेक्निकल, फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो मैंने चीज़ फाइंड आउट की, खुश रहना। और जो पॉजिटिव थिंकिंग में बात करते हैं दैट इज़ हैप्पीनेस, कि आप जब खुश होते हैं तो आप एक पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहे होते हैं, पूरी यूनिवर्स में सेंड कर रहे होते हैं। देन आपके पास जो कायनात में चीज़ें हैं उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ पॉजिटिव, तो आपको वो चीज़ें मिलें। फिर इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वो इंटरफेरेंस वाली सारी थ्योरी है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, तो कैसे आपको वो चीज़ें हासिल होती हैं। मैंने टेक्निकली इस चीज़ में इसको ना प्रूव किया अपनी बुक के अंदर कि कैसे आपको चीज़ें मिलती हैं। तो जो नौजवान किसी भी हवाले से परेशान है, पहले तो सारी परेशानियों को साइड पर रखें, एक ज़ोर से कहका लगाएं, हंसें, एंड देन सीरियस होकर उस चीज़ पर सोचेंगे वाकई क्या करने वाली बात है। ऐसा नहीं कि बस आंखें बंद करके भाग रहे हैं या लोगों के पीछे भाग रहे हैं। कंपटीशन
कंपटीशन का इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ है हमारे अंदर कि कम्पीट करना है, पता नहीं किस चीज़ का कंपटीशन है, एक दफ़ा बस ख़त्म हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म। मैंने एक और मेरी बुक है, उसमें मैंने डिफ़ाइन किया था कि ज़िंदगी आपसे शुरू होती है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक थीम था कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन ज़िंदगी शुरू, और जिस दिन आप मर गए ज़िंदगी ख़त्म। बस यही ज़िंदगी है, आपसे शुरू हुई और आपसे ख़त्म है। तो क्यों हम इतनी सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? हाँ, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके जाना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। फिर वही मैंने बात की कि ताहयात ज़िंदा रहना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। तो बड़े जितने भी लोगों को आप देखेंगे उनका एक ही मोटिव था कि ताहयात ज़िंदा रहना है। तो वो चीज़ आपके अंदर ना जज्बा होना चाहिए। बेसिकली अभी आपने बात की कि ज़िंदगी है या मौत है, वो जैसे अभी आप इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं साइनोसाइडल वेव। जी जी। एक एसी करंट है, एक डीसी करंट है। जो एसी करंट है वो आपकी ज़िंदगी है, और डीसी जब आप बिल्कुल अब डीसी में भी ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आप सेट हो जाते हैं ना। अगर वो सेट हो गए इट मींस आप कुछ नहीं करें लाइफ में। आपको वो एक आपने भी एक मूवी का जिक्र किया तो मेरे जहन में भी आ गया, वो एक रणबीर कपूर की मूवी थी, उसमें उसका डायलॉग था, कुछ एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मफहूम मुझे तो मैं बताना चाहूँगा कि वो कहता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। कि जब आप रुक गए मतलब आप डीसी हो गए ना, आप बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन हो गए, तो विच इज डेथ एब्सोल्युटली। तो ये एक बड़ा जो है ना अच्छा एक चीज़ है कि आपने कोशिश करते रहना है, ट्राई अगेन, ठीक है, और स्मार्टली करना है। Exactly. मतलब वो एक खरगोश और जो उसकी कहानी है हमारी, उसमें वो कहता है कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। तो उसमें मेरा एक थोड़ा सा उससे मैं आपको शेयर कर दूं कि उसमें मेरा थोड़ा सा सिर्फ जो एंड रिजल्ट है ना वो ये है कि आपने खरगोश बनना है, आपने कछुआ नहीं बनना आज के दौर में। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने सोना नहीं है, कि आज का दौर वो कछुए वाला रह नहीं गया, आपने आज के दौर में तेज दौड़ना है, बट कंडीशन ये लगा लें कि आपने सोना नहीं है। सो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लगेगा। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स मोहसिन साहब फॉर दिस ब्यूटीफुल बुक ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर ह्यूमन। तो आप भी इस बुक को जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसको रीड आउट करें, और जैसे सर ने बताया कि वेबसाइट पे वो अवेलेबल हैं चीज़ें, ठीक है, यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट और चीज़ें देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम टू सी दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम विद मोहसिन भट्टी साहब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।